गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर क्लास में हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो वीडियो है ये आपके क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो से लाइट के चैप्टर की अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले पहले लिखे हुए हैं उनमें सबसे पहले फॉर्मूले हैं दर्पण यानी मिरर्स के लिए। इसके बाद हमारा पहला फॉर्मूला है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देखिए लिखा हुआ है F इक्वल टू आर बाई 2, या फिर इसी को हम R इक्वल टू 2F भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मूला है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर f जो है वो फोकस दूरी है, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और जो u हमारा है वो वस्तु की दूरी है। यानी कि f फोकल लेंथ है, v जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, एंड u जो है हमारा वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी को हम 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v भी लिख सकते हैं। हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है दर्पण का रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू आई अपॉन ओ, जहां पर I जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और O जो है वो वस्तु की लंबाई है। यानी कि I जो है वो लेंथ ऑफ इमेज है एंड O जो है वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी फॉर्मूले को कहीं कहीं I अपॉन O ना लिख करके H डैश अपॉन H लिखा जाता है, जहां पर H डैश जो है आपका ये प्रतिबिंब की लंबाई और H जो है ये वस्तु की लंबाई हो जाती है। इसी फॉर्मूले को अगर हम डिस्टेंस के यानी दूरी के पदों में लिखते हैं तो हमारा यही फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू बन जाता है। तो यानी कि m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी लिख सकते हैं। और इन दोनों को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला बनता है जो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा है बॉक्स के अंदर, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हमें प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई ये सब निकालना होता है, तो वहां पर इन फॉर्मूलों को यूज किया जाता है। आगे एक डिटेल इसमें लिखा हुआ है कि जब भी बात हम करेंगे समतल दर्पण की तो उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। और इसमें सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु के समान लंबाई का एवं वस्तु की दूरी के समान दूरी पर भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी समतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब होगा सदैव आपको आभासी मिलेगा यानी वर्चुअल होगा, सीधा मिलेगा यानी कि इरेक्ट होगा, और जितनी बड़ी वस्तु आप रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखेगा। इसके साथ साथ जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होते हैं। इसीलिए समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है, वो 1 होता है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है, जो डिटेल है, वो हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, जो कि है आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों ही हमेशा इक्वल होते हैं। तो इतने हमारे फॉर्मूले थे जो कि मिरर्स के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम आगे फॉर्मूले देखते हैं जो कि लेंस के लिए यूज होने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा अपवर्तन के नियम से संबंधित यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है तो हमारा पहला फॉर्मूला, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक यानी कि कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक, जिसे हम 1n2 भी लिख सकते हैं। और 1n2 को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसे हम n2 अपॉन n1 या नॉर्मली कभी कभी हम इसे सिंपल n भी लिख देते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो कि लेंस के लिए था। अगला जो हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे, ऊपर वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है
कि लिखा हुआ है यदि I इज इक्वल टू 0 तो R इज इक्वल टू 0, यानी अगर आपका आपतन कोण 0 है तो आपका अपवर्तन कोण भी 0 होगा। कभी कभी हमें क्वेश्चन मिल जाता है, अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। हमारा अगला फॉर्मूला है अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, कि किस मीडियम में, किस माध्यम में प्रकाश की स्पीड कितनी होगी। इसके लिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। और n क्या है, n हमारा है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्ञात कर सकते हैं, वहां पर हम उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। यानी एक बार अगर लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाती है, फिर सेकंड से फर्स्ट में आती है, तो वहां पर अपवर्तनांक में क्या संबंध होगा। तो लिखा हुआ है 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, यानी कि 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। इसका मतलब है कि जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है और जब दूसरे से पहले में आएगी तो उन दोनों बार फिर माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, 1 करके निकाला जाता है। इस पर भी हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लेंस सूत्र, यानी लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर भी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। f क्या है, आपका फोकस दूरी है, फोकल लेंथ हो गया। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। u क्या है, वस्तु की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। फिर अगला फॉर्मूला है रेखीय आवर्धन, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन बाई लेंस। तो इस सेम फॉर्मूला ये भी वैसे ही है कि m इज इक्वल टू I/O, जहां पर I जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, O जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसी को हम h डैश बटे h भी लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू h डैश बटे h भी इसे लिखा जाता है। अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज यानी वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के हिसाब से इसी फॉर्मूले को लिखें तो हमारा यही फॉर्मूला m इज इक्वल टू v/u बन जाता है। तो अगर हम m के दोनों फॉर्मूलों v/u और h'/h को एक साथ कंबाइन कर दें तो जो आपको बॉक्स में फॉर्मूला लिखा मिल रहा है h'/h इज इक्वल टू v/u, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी न्यूमेरिकल्स में खूब किया जाता है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम लेंस की क्षमता के बारे में पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, क्या फॉर्मूला होता है, p इज इक्वल टू 1/f। लेकिन देखेंगे आप ब्रैकेट में m लिखा हुआ है, m मतलब मीटर, यानी जब हमारी फोकल लेंथ, फोकस दूरी मीटर में दी होगी तो हम p इज इक्वल टू 1/f लिखेंगे। लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है p इज इक्वल टू 100/f, उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। लेंस की क्षमता को नापते किस में है, तो इसकी जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है वो होता है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से लिखा जाता है। अब नीचे इसके आप देख रहे होंगे तो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि जब भी हम लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमारे लिए जो साइन है प्लस और माइनस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप फिर इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर हमें क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें दी हो तो हमें कौन सा साइन लेना है। सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तल दर्पण के लिए, यानी फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण ले रहे हैं तो आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या आपकी पॉजिटिव होगी। एफ फोकस दूरी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। यू की वैल्यू यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। वी इज इक्वल टू प्लस होगा। एच यानी कि वस्तु की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो प्लस होगा। एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो भी प्लस होगा। और आपका नीचे लिखा हुआ है m इज लेस देन 1, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमेशा आपको छोटा ही प्राप्त होगा। आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन वो लेस देन 1 होता है। फिर है अवतल दर्पण के लिए फॉर कॉनकेव मिरर देखेंगे तो वही r माइनस हो जाता है, f आपका माइनस हो जाता है।
u भी माइनस है, v जो है वो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। माइनस ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि माइनस के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 5 केसेज में जब भी हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा v हमेशा यहाँ पर माइनस होगा, और जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो v प्लस होगा। इसी तरह h हमारा प्लस है, बट h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो माइनस या प्लस दोनों हो सकते हैं। जब वहां पर v माइनस होगा तो यहाँ पर h डैश भी माइनस हो जाएगा। जब v प्लस हो जाएगा तो h डैश हमारा प्लस हो जाएगा। m यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, तीनों हो सकता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अगला है उत्तल लेंस, यानी फॉर कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। u यानी वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, माइनस होता है। v हमारा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ज्यादातर केसेज में जब भी हम रियल इमेज की बात करेंगे v प्लस होगा। जब भी हम बात करेंगे वर्चुअल यानी आभासी की तो v माइनस होगा। h हमारा प्लस होता है, बट h डैश जो है वो माइनस या प्लस दोनों हो सकता है। जब वहां पर v प्लस होगा तो यहाँ h डैश माइनस हो जाएगा। जब वहां v माइनस होगा तो h डैश आपका प्लस हो जाएगा। m की वैल्यू भी सेम तीनों हो सकती है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, यानी एक से कम भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक के बराबर भी हो सकती है। अब अगला जो हमारा है अवतल लेंस के लिए, फॉर कॉनकेव लेंस f इक्वल टू माइनस लेकर के हमेशा चलेंगे। u माइनस रहेगा, v हमेशा हमारा माइनस रहेगा, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, h डैश हमारा पॉजिटिव रहेगा और m इज लेस देन 1, यानी कि अवतल लेंस में जो आपका प्रतिबिंब होगा, इमेज जो होगी वो हमेशा छोटी बनेगी। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपके लाइट से रिलेटेड हैं। कक्षा 10 में आप जो भी लाइट पढ़ेंगे, चाहे वो आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर हो, चाहे इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें भी यही सारे फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो इसके उत्तर हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, बट वो उत्तर कैसे आए ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। आप सोचिए, एक लिखा हुआ है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f दिया हुआ है, f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकालनी है यानी r निकालना है। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा था, f की वैल्यू दिया है, r निकालना है। जब भी आपको f गिवन हो, r निकालना हो, बस उसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 12 लिखा हुआ है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 2 जा 24, यानी 24 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, फिर से r निकालना है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है तीसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी जब हम लोगों ने प्रश्नों में जब हम लोगों ने फॉर्मूले देखे तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा हमारा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जो हमारा पहला और दूसरा प्रश्न था उसका बिल्कुल उल्टा आ गया। सेम उसी तरह से निकालेंगे। अभी तक हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 2 से डिवाइड कर देंगे। r दिया हुआ है, f निकालना है, तो r की वैल्यू 30 है, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, फोकस दूरी आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑब्जेक्ट कहां रख दिया गया है, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर में जब भी हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो हमेशा इनफाइनाइट पर बनता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी अनंत पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी दिया है, यानी एफ की वैल्यू दिया हुआ है। आप ध्यान से इसको अगर देखेंगे तो एफ की वैल्यू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। एफ जब आपका 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि और क्या गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो वस्तु का प्रतिबिंब गिवन है आपको, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, वस्तु की दूरी यानी u दिया हुआ है। तो f दिया है 20 और आपको u दिया है 20। अब आपको बताया मैंने कि u को हम हमेशा माइनस में लेते हैं, तो u इक्वल टू लिखो -20 सेंटीमीटर। f दिया है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस में रहेगा, तो f इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू तो हो गया -20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू हो गया +20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो आप सब लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारा दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u + 1/v। तो f की जगह पर +20, u की जगह पर -20 रख करके आप v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब आप v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। और ये भी ध्यान रखना है, वो 10 सेंटीमीटर जब आएगा तो प्लस का आएगा। अगर माइनस का आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने उसको गलत सॉल्व किया है। तो आप लोग जरूर इसको सॉल्व करके देखें। अगर कोई दिक्कत आती तो कमेंट में आप करेंगे तो मैं इसे सॉल्व करके आपको वहां पर बता दूंगा। बहुत ईजी है। u इक्वल टू -20, f इक्वल टू +20 रखेंगे। फॉर्मूला हमारा 1/f इक्वल टू 1/u + 1/v है। वहां से v की वैल्यू निकालेंगे जो कि +10 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी कि आपके कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है हमेशा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो इमेज होती है हमेशा वो आभासी होती है। आभासी होती यानी कि वर्चुअल होती है। कहाँ पर बनती है, सी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है, ध्रुव व फोकस के बीच में, यानी कि पोल और फोकस के बीच में इमेज हमारी बनती है। नंबर 8 क्वेश्चन आपका है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल का मतलब ये c की वैल्यू गिवन है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये v की वैल्यू गिवन है। तो c दिया है और v दिया है। क्या निकालना है, पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n निकालना है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/v। c की जगह पे हम लिखेंगे 3 × 10⁸, v की जगह लिखेंगे 1.5 × 10⁸। 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/1.5 लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 30/15 हो जाएगा। 15 से 30 को काट देंगे, 15 × 2 = 30, 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। बच्चों इसको ध्यान में रखना, जब भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा और उसके सामने जब हम ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को 2f दूरी पर रखते हैं तो उसकी जो इमेज है, जो उसका प्रतिबिंब है, वो भी उतनी ही दूरी पर 2f दूरी पर ही बनता है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, क्षमता यानी पावर दिया है, P की वैल्यु दिया है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आप देखिए चारों ऑप्शन हमारे सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, P = 100/f। यहां से f निकालना है, तो f को एक तरफ ले जाएंगे, p को इस तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगा f = 100/p। 100/p करेंगे और p की जगह पे 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 100/2। 2 से 100 को डिवाइड कर देंगे, हमारा जो आंसर है वो 50 आ जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा 50 सेंटीमीटर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में ना आया हो। तो इस हिसाब से आप इनको सॉल्व करिएगा। देखिए लिखा हुआ है, पहला हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, यानी फोकस दूरी f दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, क्षमता यानी पावर निकालना है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो फिर से वही फॉर्मूला P = 100/f करेंगे, f की वैल्यू 20 है तो 100/20 हो जाएगा।
तो 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, लेकिन 5 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लिखा हुआ है यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। कह रहे हैं कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री गिवन है और अपवर्तन कोण यानी कि आर 30 डिग्री है, तो विचलन कोण हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 42 से 30 को माइनस कर देना है। जैसे हम 42 से 30 को माइनस करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है, 12 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके लिए मैक्सिमम होता है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स हैं। विबग्योर सबसे पहले वी आता है, क्योंकि वायलेट रंग की जो लाइट है वो सबसे दूर भागती है, सबसे उसका रास्ता ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो उसी के लिए सबसे ज़्यादा होता है अपवर्तनांक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बैगनी रंग यानी बी ऑप्शन, वायलेट कलर के लिए जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहीं पर अगर पूछता कि सबसे कम किसके लिए होगा, तो विबग्योर में सबसे आखिरी में आर आता है यानी कि रेड, तो हमारा उत्तर लाल रंग के लिए हो जाता अगर यहीं पर न्यूनतम लिखा होता, लेकिन यहाँ अधिकतम है तो इसलिए हमारा उत्तर है बैगनी रंग के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा हुआ है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कांच का अपवर्तनांक यानी n की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल c की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁸। क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल यानी v निकालना है। फॉर्मूला वही है आपका n = c/v, लेकिन इस बार हमें v निकालना है, तो v को n की तरफ ले जाएंगे, n को v की जगह पर ले आ देंगे, तो हो जाएगा v = c/n। c की जगह पर 3 × 10⁸ लिखेंगे, n की जगह पर 1.5 लिख देंगे। 1.5 का पॉइंट हटाएंगे तो 3 के बगल में 0 बढ़ जाएगा, 30/15 हो जाएगा, × 10⁸ है ही। 15 से 30 को काट देंगे, 2 आ जाएगा, और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखा हुआ है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन क्या होगा। इसी के बारे में मैंने आपको पहले वार्न किया था, जब मैंने स्नेल का नियम बताया था। उसके नीचे पॉइंट आप देखेंगे जहां पे लिखा हुआ था I = 0 तो R = 0। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारी प्रकाश की किरण है वो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर यानी बॉर्डर पर परपेंडिकुलरली लंबवत आपतित हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो अभिलंब जहाँ की दिशा होती है, जो नॉर्मल की दिशा होती है, उधर से ही लाइट आ रही है। तो इसका मतलब है इसका कोई भी कोण नॉर्मल से अभिलंब से नहीं बन रहा है, तो I की वैल्यू 0 हो गई है। जब I 0 हो जाएगा तो R की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें मैंने आपको जो हमारा ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, जो 0 डिग्री लिखा है, इसमें मैंने ऑप्शन को हाईलाइट करना मैं भूल गया हूं, तो जो फिलहाल जो हमारा ए ऑप्शन है 0 डिग्री, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न दिए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी। आप क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी, यानी कि किस मीडियम में इस लाइट की जो स्पीड है वो सबसे कम होगी। तो बहुत इजी इसको बताना है कि जिसका भी अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, जिस भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, उसमें प्रकाश की चाल, उसकी स्पीड सबसे कम होगी। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा है, जो कि यहाँ सबसे ज्यादा कठोर है। कौन सबसे ज्यादा कठोर है, वो है हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसमें प्रकाश की जो स्पीड है वो सबसे कम होगी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। लिखा हुआ है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3.2 हो, 3/2 हो, 3/2 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। आप प्रश्न देखेंगे, जब आप फार्मूलों को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हेडिंग थी फार्मूले में, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज,
कि पहले हमारी जो लाइट है वो वायु से कांच में जाती है, फिर वो उल्टा कांच से वायु में जाती है। तो बताया था मैंने क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है। तो पहले देखो लिखा है 3/2, जब इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3/2। अब 2 पलट के सबसे ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3। तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अगर दिया है तो बस उसी को पलट देना है। तो 3/2 का उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। फिर से ध्यान से देखिएगा, वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की, यानी पहली जो 10 सेंटीमीटर दिया है वो आपका u की वैल्यू है, और जो 30 सेंटीमीटर दिया है वो v की वैल्यू है। तो u इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, यानी v/u निकालना है। जब हम v/u करेंगे तो 30/10 हो जाएगा। तो 10 से 30 को कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर तो हमारा 3 है, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन, 1 से अधिक, यानी मोर देन 1, क्योंकि उत्तर हमारा 3 आया है जो कि 1 से ज्यादा है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 पर हम पहुंच चुके हैं। अभी 10 क्वेश्चन और इसके बाद बाकी रहेंगे। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो कि वस्तु से बड़ा बनना चाहिए, तो कौन बनाएगा, ये आपके पास पहला लिखा हुआ उत्तल दर्पण में, गलत ऑप्शन है। उत्तल दर्पण में जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है, इसीलिए इस मिरर का इस्तेमाल ड्राइवर के बगल में किया जाता है पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, अवतल दर्पण में। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अवतल दर्पण में जब भी हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस और पोल, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं, तो उस केस में ही हमारा आभासी यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज बनती है और वो वस्तु से बड़ी होती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। देखिए इसमें सी ऑप्शन एक था, समतल दर्पण द्वारा। तो समतल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता, वो हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस हमेशा छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़ा कौन बनाएगा, केवल अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है हमारा, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो किस तरह से इमेज बनाता है उसके बारे में बताया गया है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि जो हमारा अवतल लेंस है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जैसे ही मैंने छोटा कहा और मैंने बताया था आपको आभासी यानी कि वर्चुअल, तो छोटा और वर्चुअल जैसे ही आप देखेंगे, आभासी देखेंगे, तो आपके सारे ऑप्शन यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ बी ऑप्शन आपका बच जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में बड़ा लिखा हुआ है तो वैसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन में आपका क्या है, वास्तविक लिखा हुआ है तो वो गलत हो गया। बी ऑप्शन हमारा बचता है सीधा आभासी और छोटा, यानी इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल। इस प्रकार से हमारा 21 हो जाएगा। 22 पर हम आते हैं। लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं एग्जाम में। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है। कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा किसी भी वस्तु का वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर बन सकता है। तो अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर से बड़ा तो कभी प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है। और ऑप्शन बी को अगर हम छोड़ दें तो सारे ऑप्शन बता रहे हैं कि वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा हैं। जैसे पहला अनंत पर है, सी वाला 30 है, डी 50 है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। जितनी उसकी फोकस दूरी है उससे अधिक दूरी पर प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। कम पर बन सकता है लेकिन कम का कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। लिखा हुआ है
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 50 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में गिवन है, उत्तल लेंस यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, क्षमता निकालना है P, सेंटीमीटर में फोकस दूरी गिवन है तो P इक्वल टू 100/f कर देंगे, 100/20 करेंगे, 100/50, सॉरी f की वैल्यू 50 गिवन है तो 100/50 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/5 हो गया, 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको 2 मिल रहा है, पहला ऑप्शन भी 2 है और दूसरा ऑप्शन भी 2 है, तो कौन सा सही होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसके लिए f पॉजिटिव होता है, तो जब f की वैल्यू हम प्लस में रखेंगे तो हमारा p का आंसर भी प्लस में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन +2D, डी मीन्स डायोप्टर, ये करेक्ट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंच चुके हैं, अब आते हैं 24 पर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता होगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। उसके चश्मे में 20 सेंटीमीटर यानी f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो गई, क्षमता निकालनी है, p निकालना है, p इक्वल टू 100/f कर देंगे। उत्तल लेंस कह रहा तो f की वैल्यू को प्लस में लेंगे, जब f प्लस में लेंगे तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा, तो 100/20 करेंगे, 20 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से चूंकि हमने f को प्लस में लिया था तो उत्तर भी हमारा +5D होगा। ए ऑप्शन यहां गलत है जो कि -5D है, बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहां उत्तल लेंस कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, है ना, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r की वैल्यू गिवन है, r गिवन है, f निकालना है, तो r 20 है, f निकालना है, तो जब भी हमको r से f निकालना हो हम उसका आधा करते हैं, तो 20 का 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, लेकिन दो ऑप्शन में 10 सही जो आपसे वैल्यू दी हुई है, तो अवतल दर्पण के लिए r माइनस होती है, जब r की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तो हमारा f की वैल्यू भी माइनस में आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन जो कि -10 सेंटीमीटर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता गिवन है यानी कि पावर P दिया है 5 डायोप्टर, फोकस दूरी f निकालना है, सारे ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला P इक्वल टू 100/f इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर f निकालना है तो हो जाएगा f इक्वल टू 100/p, और p की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो 100/p कर देंगे तो 100/5 हो जाएगा, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। अब 20 में भी यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्लस का 20 माइनस का 20, तो उत्तल लेंस कह रहा, उत्तल लेंस के लिए हमारा f प्लस होता है, p प्लस होता है, तो इसलिए +20 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप लोग ध्यान से, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? उत्तल दर्पण से किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो मैंने बताया आपको कि उत्तल दर्पण जो ड्राइवर्स के बगल में लगा होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी बनाता है और छोटा बनाता है, तो सीधा और आभासी आपको लिखा मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, क्वेश्चन नंबर 28 में, जो मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम में बता दिया था कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी वस्तु रखोगे उतने बड़ा आपको इमेज मिल जाएगा। तो इस तरह से जब आप उसका आवर्धन मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है जो कि 1 है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है ना, इस एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर एक क्वेश्चन था इस तरह का, फिर से वही ऑप्शन सी सही है, आभासी, सीधा व छोटा। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, लिखा हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, f की वैल्यू गिवन है 20, r की वैल्यू निकालना है। जब f जैसे पहला क्वेश्चन था जैसे दूसरा क्वेश्चन था, f 20 है, r निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 2 कर देंगे, 40 सेंटीमीटर हमारा सही हो जाएगा।
तो इस तरह से बच्चों ये जो हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे इसी तरह की सीरीज आपको मिलती रहेंगी। अभी 30 के क्वेश्चन के बाद आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आज आप उन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, उसके पश्चात इन 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह से बोर्ड एग्जाम के पहले पहले आपके सारे चैप्टर्स के जो भी MCQs हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, वो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। आप सभी लोग इन वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और अपने तैयारी को और अच्छा मजबूत करिए ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठें, अपीयर हों, तो आप बहुत इजीली पेपर्स को, क्वेश्चंस को टैकल कर पाएं और अधिक से अधिक मार्क्स आप वहां पर गेन करें। तो यहीं तक आज का ये वीडियो था। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।